अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, पता है क्या, मैं बड़ा खुश हूँ आज। बड़ा खुश इसलिए हूँ क्योंकि कल मैं भी 2-3 जगह से पेट्रोल डलवाने की कोशिश करता रहा एंड आई वंडर लोगों को क्या परेशानी थी या लोगों को क्या खदशा था। इत्तलात ये भी थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला है। इससे पहले भी आपको याद है ना, पेट्रोल लीवी 18 रुपये तक पहुँच गए थे और 4 रुपये IMF के मुआहदे के तहत हर महीने बढ़ाई भी जाती है, एट टाइम्स नहीं भी बढ़ाई गई, लेकिन मैं बच गया। बहुत ही आला, लेकिन मैं बच गया और अब मेरा फायदा हो गया, सब कुछ सस्ता और अब सस्ता हो गया। आप वैसे क्या करेंगे, वो जो आप पैसे उसमें से बचाए होंगे आपने, तो देखिए रिलीफ मिलेगा अगर ओवरऑल एक मुतवसत या फिर लोअर मिडिल क्लास तबके की बात करें तो सर्टनली माहाना खर्चे में कुछ रिलीफ तो मिलेगा पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस। और होपफुली जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर सारी चीज़ों पर होता है। अब अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो उसका असर भी सारी चीज़ों पर नजर होना चाहिए और वी आर होपिंग कि वो नजर आएगा। अब ऑब्वियसली बड़े वादे भी हुए हैं कल प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि बेसिकली अगर आवाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छी खबरें हैं, लेकिन हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू मैनेज इट, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये ना होना कि जी आज के रिलीफ के लिए कल बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ जाए। तो दिस नीड्स टू बी असेस्ड लिटिल बिट, और इसके बारे में एक्चुअली बात भी हो रही है। PTI PMLN की पॉलिसियों को इसीलिए तनकीद का निशाना बनाती रही है हमेशा से कि वो बड़ा टेम्पररी और टाइम बीइंग के लिए इक़दाम करते हैं और लॉन्ग टर्म उसके नुकसानात होते हैं। तो कहीं इस पॉलिसी का कोई लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं है, हम बस सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। So this is something what is the plan that how are they going to manage the funds about it? PTI के सदाकत अब्बासी साहब will be joining us shortly और उन्हीं से जरा पता करेंगे कि what's the thought process behind it और आगे क्या करना है। So we're going to be talking about that as well। लेकिन कल वज़ीर आज़म के बड़े ऐलानात और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, particularly we are already in an IMF program, उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा। और एक बात और भी हमें खैर वो सदाकत अली अब्बासी साहब से ही पूछ लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं जी। आपको बताएं कि मुल्क के रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से सब ही परेशान हैं। ओपोजिशन भी इस मसले पर अवाम की आवाज़ से आवाज़ मिला रही है और इत्तेहादी भी हुकूमत से खुलकर कभी इशारों में महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। एक लॉन्ग मार्च जारी है, दूसरे की तैयारी है। ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही है और ये है वो माहौल जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौम से खिताब में पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। सुनिए ज़रा। 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि हम अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। फिर हमने एहसास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख ख़ानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। फिर हमने एक और काम किया नौजवानों के लिए, जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपये जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। IT सेक्टर के लिए इसमें IT कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं, इनको 100% हमने टैक्स माफ़ कर दिया। जो भी इंडस्ट्री लगाएगा, जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर, उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तीसरी चीज़, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, जब भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे या वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलानात से यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इन ऐलानात पर अपोजिशन क्या कह रही है वो भी सुनिए ज़रा। साथियों, आपको मुबारक हो, पीपल्स पार्टी के जियालों को मुबारक हो। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया। अभी तो हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। तो आदमी जो है वो उसका फिर काम तमाम होता है और उसे खबर होती है कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका, तो फिर इस किस्म के इकदाम बुखलाहट में जो है वो किए जाते हैं।
अच्छा जी, आपको साथ ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने बज़ाहिर मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है और वादा भी कर लिया कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें अगले बजट तक नहीं बढ़ेंगी, विच इज़ गोइंग टू बी टिल जून बाय द वे। लेकिन इन कीमतों को इतने अरसे रोकेंगे कैसे, अभी से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोल बाहर से मंगवाता है और जब आलमी मंडी में तेल महंगा होगा तो यहाँ सस्ता कैसे बेचा जा सकता है। ये ऑब्वियसली बड़ा वैलिड किस्म का सवाल है। कुछ दिनों पहले वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेट्रोल कीमतें ना बढ़ाने पर क्या कह चुके हैं, ये भी सुन लें। आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। दिस मेक्स परफेक्ट सेंस एज वेल। इससे पहले आपको याद ही है, पिछले 4-5 दिन पहले मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा था कि अगर तो कीमतें नहीं बढ़ी, कीमतें कुछ कम हुई तो हम 4 रुपये तक ही वो जो बढ़ाते हैं उतना ही करेंगे और अगर कीमतें बढ़ी तो फिर वो 4 रुपये नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइस एडजस्टमेंट ज़रूर की जाएगी। लेकिन अब तो सीधा 10 रुपये कम करके इसको जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सवाल ये है, आवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बहुत ज़्यादा रिलीफ है, लेकिन ख़जाने पर कितना बोझ पड़ेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या फिर बोरोइंग करके लेटर ऑन इंटरेस्ट की सूरत में आवाम ही को पे करना पड़ेगा ये सारा बोझ, ये भी अहम सवाल है। सादा अल्फाज में बात करें तो 10 रुपये फ़ी लीटर कमी यकीनन आपको बता ही दिया है हमने, लेकिन अगर आलमी मंडी में आपको पता ही है यूक्रेन रशिया तनाज़ा चल रहा है, मईशत का पहिया कैसे चलेगा अगर ये कीमतें बढ़ती चली गईं। यही वजह है कि बाज़ माहिरीन कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने सियासी दबाव में आकर फैसला किया है और प्रॉबली ये गले की हड्डी बन सकता है। सुनिए सर। हिसाब से 700-800 अरब रुपए का सालाना लॉस होगा इन इकदामात से। तो अगर कोई 700-800 अरब रुपए के खर्चे कम होते या कोई दूसरे टैक्सेस लगाए जाते अमीरों पर या किसी सेक्टर पे जिससे 700-800 अरब रुपए रिकवर हो जाते तो समझ आती थी। अब चूंकि वो ऐलानात नहीं हुए, फिर ये पैसे जो है वो बोरोइंग होगी मार्केट से, और जब मार्केट से बोरोइंग होगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं। और तो इन्फ्लेशन शायद ज़्यादा ना बढ़े इसकी वजह से, मगर बोरोइंग की वजह से जो इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर भी आ सकता है। इसी पे बात कर लेते हैं, ज़रा हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साथ ही हम ये क्लैरिफाई भी कर दें कि अवाम बहुत खुश हैं इन इक़दामात से और अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन ही इस बात की थी, बिकॉज बात अगर अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो व्हाट अ रिलीफ, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट दे हैव बीन आस्किंग। लेकिन देखिए, इसी तरह अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसी तरह अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ तो आर्टिफिशियली रुपये की वैल्यूएशन, रुपये और डॉलर की कीमत कंट्रोल करना भी था, जिस पे बड़ी तनकीद करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप इसको अगर कंट्रोल करके रखेंगे, जो कि PMLN पे इनकी क्रिटिसिज्म रही है कि उन्होंने आर्टिफिशियली रुपये को मैनेज किया हुआ था और डॉलर को मैनेज किया हुआ था, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अल्टीमेटली। और इसी पे हम सदाकत अली अब्बासी साहब से ज़रा पूछ लेते हैं। अब्बासी साहब, अब हम आपसे सबसे पहले तो ये जान लें कि बड़े अच्छे इक़दामात, आवाम को मुबारकबाद, आवाम बड़े खुश भी हैं, आपकी हुकूमत को सर्टनली क्रेडिट जाता है। पिछले कुछ दिनों में हम अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो सर मौशियात तो तब्दील नहीं हुई हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं और भी बढ़ सकती हैं। सिर्फ सियासत तब्दील हुई है, सिर्फ सियासत में तब्दीली आई है। सो क्या इसको अखज़ करें कि सियासी दबाव या सियासी प्रेशर की वजह से ही ये इक़दामात उठाए गए हैं, क्योंकि आज सच इकोनॉमिकली तो कोई चेंज आया नहीं है ओवरऑल द वर्ल्ड। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि मुझे जितना आपने लंबा इंट्रो और सवाल किया उतना मुझे तसल्ली से जवाब देंगे। सर्टेनली। सबसे पहली बात कि सियासत है और सियासी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, मुल्क में सियासत है और सियासत का लफ्ज कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल तो नहीं। सियासत तो है ही है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक मईशत में देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिलीफ एंड रिफॉर्म। तो आप रिफॉर्म करते रहते हैं कि आप किसी वक्त आपने रिलीफ देना होता है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ये होती है कि रिलीफ किस वक्त, इनका बैलेंस मिक्स करना है कि रिलीफ आपने रिफॉर्म करना है लॉन्ग टर्म में मईशत को, और दरमियान में वो रिफॉर्म चूंकि कड़वा होता है, तकलीफ दे होता है, इसलिए आपने कहीं ना कहीं रिलीफ भी देना होता है। वो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल पॉलिटिकल होता है। लेकिन अगर 3 साल से देखें तो हमने बहुत कड़वे रिफॉर्म किए, खसारे कम किए, आपकी करेंसी को नेचुरल ले आए, जो आर्टिफिशियल थी उसको नेचुरल कर दिया, और आपका जितना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप था
उसको ठीक किया और करेंसी के डिवैल्यूएशन के बाद आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू हो गई, मईशत के सारे इशारे मस्बत की होने की तरफ गए, सारे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने हमें मस्बत रेट करना शुरू किया। तो जाहिर है इस सारे का फायदा आवाम को भी पहुंचाना होता है। एक मिक्स होता है रिफॉर्म और रिलीफ का। कुछ पिछले अरसे में रिफॉर्म ज्यादा था और अब थोड़ा सा रिलीफ ज्यादा है, क्योंकि काफी तकलीफ दे प्रोसेस है और मुल्क के सियासी हालात भी ऐसे हैं कि हमें लोगों को मुतमईन करना है। लोगों में बढ़ता हुए इज़्तिराब है, तो उनको कहीं ना कहीं मईशत के उस रिफॉर्म से उनको फायदा पहुंचाना है। सियासी हालात आपने कहा ऐसे कि लोगों को मुतमईन करना पड़ रहा है। अच्छा अब्बासी साहब, टाइमिंग की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर टाइमिंग के हवाले से भी देखा जाए तो रीजनिंग आपकी भी एक रीजनिंग है और बहुत से जो तज्जियाकार हैं उनकी अपनी रीजनिंग है। यूक्रेन का क्राइसिस अगर आप अभी देख लें, ऑलरेडी पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में अगर सियासत बाकी सियासी पार्टीज देखें तो वो महंगाई मार्च के लिए निकले हुए हैं। टाइमिंग इज ऑफ एन एसेंस। आपको लगता है कि ये सारे प्रेशर्स बी वर इनटू प्ले जब आपने ये फैसला आप लोगों ने ये किया कि जी कुछ रिलीफ होना चाहिए? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि 3.5 साल बड़े मुश्किल हमारे लिए कोरोना की वजह से रहे, माशी मुश्किलात की वजह से, ग्लोबल प्राइस हाइक की वजह से। तो जाहिर है एक वक्त आता है कि जब हुकूमत अब आखिरी साल में, तो हुकूमत ने जो कुछ किया है उसका फायदा भी खासकर जो पिसा हुआ तबका है उसको यानी नजर आना भी चाहिए। और एक आपको पता है कि पूरी जोर से हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुल्क की जो मईशत गलत डगर पे चल रही है उसको ठीक करना है। और आपने कहा कि इट वाज हाई टाइम, सर्टेनली सियासी मामलात भी हैं, आपने उसको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा भाई साहब, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट? अगर आप इस पे रोशनी डाल सकें, आपको पता ही है अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हम 10 रुपये कमी करके 3, 4, 5 महीने किस तरह मैनेज करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली ये ना होना कि ये सारी सब्सिडी या फिर ये सारा बोझ भी बोरोइंग के थ्रू पूरा किया जाए और अल्टीमेटली आवाम ही इंटरेस्ट की सूरत में उसके पैसे लौटा रहे हों। सो इस पे आप ज़रा अगर हमें रहनुमाई कर सकें हमारी कि ये सब मैनेज कैसे होगा, इसका क्या प्लान है? अब्दुल्ला भाई, आप और मैं हमेशा इस पे डिबेट करते हैं। आज मैं दूसरी साइड पे हूँ और आप दूसरी साइड पे चले गए। नहीं, मैं सिर्फ आपसे रहनुमाई ले रहा हूँ कि प्लान क्या है आपका। नहीं, मैं भी अपना कमेंट दे रहा हूँ कि जाहिर है, मैंने दोबारा बताया कि ये जाहिर है जब आपने मईशत की एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपने रेवेन्यूज बढ़ाए, आपने रेमिटेंसेस बढ़ाई, तो उससे आपकी किटी में स्पेस आई है, आपकी जेब में इतनी सकत आई है कि आप जो आपका बिल्कुल बुरी तरह हिट तबका है महंगाई से, उसको आपने रिलीफ देना। और खासकर ये जो एनर्जी, चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल और डीजल हो, इनकी कीमतों से एक रिलीफ पूरे मुल्क को मिलता है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री भी इससे रिलीफ लेती है, आम आदमी भी इससे रिलीफ लेता है। तो ये जरूर बात है, अल्टीमेटली पैसा तो आवाम की जेब से ही जाना है। हम मार्केट नहीं कह रहे ये कोई कहीं हेवन से चीजें आ गई हैं, लेकिन एक अरसे से हमने बेल्ट टाइटनिंग की हुई थी। अब बेल्ट टाइटनिंग के बाद एक लंबे अरसे के बाद जब चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, आपकी 5.5% ग्रोथ होगी। अच्छा अब्बासी साहब, बस आपसे एक्चुअली ये डिबेट बहुत लंबी हो सकती है। वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट कि 10 दिन पहले जब पेट्रोल को 12 रुपए बढ़ाया गया था, तो ये अंडरस्टैंडिंग, एंड यू मेक परफेक्ट सेंस बाय द वे, तो ये तब नहीं सोचा था, तो 10 दिन बाद व्हाट हैज चेंज्ड राइट नाउ कि आपने अब सोचा कि करें? ओमा देखें, हर 15 दिन बाद एक पैटर्न है कि बाहर की जो प्राइसेस होती हैं उनके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, और वो हम बिल्कुल फेयरली एडजस्ट करते रहे। सर वो तो बड़ी है। नहीं सुने ना, मैं उसी पर तरफ आ रहा हूँ। हम फेयरली एडजस्ट करते रहे, और जब बाहर कीमतें बढ़ी, यहाँ बढ़ती गई, दरमियान में एक दफा नहीं भी बढ़ाई। हुकूमत के पॉलिटिकल डिसीजन होती है कि हो सकता है कि अगले 4-5 यानी 2 हफ्तों में ये कम भी हो जाए। तो ये चीजें होती हैं, एक वक्त होता है कि आपने देखना है कि ओवरऑल। सर हम पहले ही बता दें कि बड़ी अच्छी बात है, आवाम बड़े खुश हैं, लेकिन हमें वक्त का जरा तायुन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगले 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए आपके लिए ये खबर है कि ना बिजली की कीमत बढ़ रही है और ना पेट्रोल की। बहुत अच्छी खबर है सर आवाम के लिए। हुकूमत कोशिश करेगी कि कहीं और से बेल्ट टाइटनिंग करके आवाम जो है उनको रिलीफ दे। आवाम को रिलीफ दिया जाए। के लिए बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको आप बरूए कार लाएंगे, लेकिन हमें जरा ताज्जुब और हमें जरा हैरानी इसलिए हो रही थी क्योंकि इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी रही हैं, एक जंग चल रही है दुनिया में, तो उसकी वजह से उस वक्त में फैसला करना हमें जरा मायूब नहीं लग रहा था, लेकिन हम उसके पीछे तमाम होमवर्क जानना चाह रहे थे। अच्छा अब्बास साहब, बहुत से आवाम के सवाल आते हैं, एक तो ये बता दीजिएगा कि ये के इलेक्ट्रिक ने तो फिर आज 3 रुपये 40 पैसे फी यूनिट
बढ़ाने की दरख्वास्त दी हुई है, तो कराची वाले सार्फिन ये जो बचत होगी या ये जो रिलीफ होगा इससे फ़ायदा प्रॉब्ली नहीं उठा सकेंगे। और दूसरा, क्या ये कोई स्लैब लिमिट है कि जनाब 300 यूनिट से कम या 250 यूनिट से कम अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5 रुपये कम फी यूनिट देना पड़ेंगे, या ओवरऑल डिस्काउंट है ये? देखिए, ये पूरी दुनिया में सब्सिडी देने का एक तरीका है कि सब्सिडी ऑल अक्रॉस नहीं जाती, ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं होती, एक टारगेट होता है जिसको सब्सिडी मैटर करती है। आप दोनों की जितनी तनख्वाह है जियो न्यूज से, अगर आपको 5000 बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका कैमरामैन है अगर उसका 2000 का भी बिजली ज्यादा बिल आ गया तो उसको फर्क पड़ेगा। लिहाजा कोशिश की जाती है कि 90% जो आबादी है जिनके जो यानी लार्ज स्केल पे जिनके कनेक्शन है वो, और जो कमर्शियल सार्फिन है जिनका महंगाई से असर पड़ता है, उनको ये रिलीफ दिया जाए। और जो अमीर लोग हैं जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं या जिनके बिल ज्यादा आते हैं, उनको इनमें अगर रिलीफ ना भी दिया जाए, इसको टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं, जो गरीब लोगों को और कमजोर लोगों को सब्सिडी मिलती है और जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से किया। अभी जो आपने के इलेक्ट्रिक के बारे में कहा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी खबर नहीं गुजरी मेरी, लेकिन ये जो रूल है ये जनरली उस पर भी अप्लाई होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बिजली की यूनिट वाला मामला है वो इन प्लेस आएगा और जो सर्टनली जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब्सिडी दी जाएगी, ऐसा ही है सर? वो 80% आपके जो घरेलू सार्फिन है उसमें कवर हो जाते हैं, और अगर आप सारे मिला दें तो 90% मुल्क के जो सार्फिन है उसमें फायदा उठाता है। 5% आप या 10% आप लोगों की तरह जो अमीर लोग हैं या मेरी तरह के अमीर। सर आप अपने आप को रखें, मुझे तो निकाल ही नहीं इस फहरिस्त में से। सर आपको हमारा क्या पता, सियासतदान तो वैसे ही नॉन अमीर होते हैं, लोग तो उनकी तरह अमीर होना चाहते हैं। नहीं, मैंने अपने आप को डाला, आप दोनों को भी डाला, मुझे आपकी तनख्वाहों का अंदाजा है कुछ। नहीं सर, आपको बिल्कुल गलत अंदाजा है, आपको कैसे हो गया? चलें, वैसे anyway. जैसा आपको गुमान है वैसे ही मामलात हमारे भी अल्लाह करे हो जाएं। अच्छा, फाइनली ये बता दीजिए कि भाई साहब, डू यू अग्री? वैसे वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेंट दिया और बड़ा ब्लैंकेट से कमेंट था कि ये पैसे लेते हैं सहाफ़ी और फिर ख़बरें लगाते हैं या ख़बरें छपते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं सहाफ़ी हजरात और आपकी भी बड़ी अच्छी रैपो है। आपकी नज़र से कोई ऐसा सहाफ़ी गुजरा है या आपको किसी इंसिडेंट का पर्टिकुलरली पता है कि किसी सहाफ़ी ने पैसे लिए हों और फिर खबरें छापी हों? अब्दुल्ला, आपने वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि मुल्क के बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ी भी हैं और मुल्क में सहाफ़ियों के एहतराम और उनकी जो बात की अहमियत का भी बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा सहाफ़ी एक मुल्क के लिए नेमत होता है, हमारे वज़रा की गलतियां बताता है, गवर्नमेंट को एक चेक बैलेंस रखता है। ये बातें करने के बाद जिस तरह की खबरें आती हैं लोगों के घरों के बारे में कि फलां की तलाक हो रही है और बाद में नहीं होती और बाद में कोई मुनाफी नामा भी नहीं आता, आपके मुल्क के सहाफ़ियों की खबरें इंडिया में चलती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं हमारे बारे में भी खबरें आती हैं जो जिनकी बुनियाद ही नहीं होती। ये नहीं हमने ठेके ले लिए, हमने ये कर लिया। तो एक तबका है जिसको इसमें टारगेट वो आपको आउट ऑफ द वे जाके लगता है। कोई भी बैलेंस जर्नलिज्म जो है उसका सारे दिल में एहतराम करते हैं। दूसरी बात, वैसे भी पैसे लेके, ठीक है आपका सवाल है और उसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि आप सबको रूल आउट नहीं कर सकते आप, और लेकिन सबको हम कंडेम भी नहीं कर सकते। एक बड़ी अक्सरियत जो है इस मुल्क में सहाफ़ियों की जो नजरियाती सहाफत करते हैं, वो इख्तलाफ भी रखते हैं, इतफाक भी करते हैं, वो नजरियात की बुनियाद पे है। बदकिस्मती से काली बेड़े हैं, उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ओवरऑल ये कम्युनिटी जो है हम जानते हैं कि अच्छे लोगों से है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें आती हैं जो जिनका हवाला वज़ीर आज़म ने दिया और वो उसमें बात जगहों पे। अच्छा, हमने अब एक और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो भाई साहब हम क्या समझें कल की तकरीर से भी आप बताएं हमें, हम क्या यही इसी गुमान में रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं इस वक्त, या हमने अपना कैंप तब्दील कर लिया है? क्योंकि अगर कैंप तब्दील कर लिया है तो इस पे बहुत सारे सवालात बन सकते हैं और उठ सकते हैं फिर। लेकिन क्या आपकी अब तक राय है? अच्छा, अगर आप मेरा जुमला पूरा इसको काटे नहीं तो हमने कैंप, हम बराह रास्त हैं सर, वो कैंप ये है कि दूसरों की गोद में बैठने की बजाय हम अपने मफाद से दुनिया के हर मुल्क से ताल्लुक रखेंगे, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट, हमारा मुआशी, हमारा स्ट्रेटेजिक, हमारा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पहले होगा और किसी दूसरे का बाद में होगा। हम म्यूचुअल मफादात पे बिलीव करते हैं। हम जिस तरह अमेरिका की जंगों में 2 दफा गए, उस तरह बिल्कुल एक मर्सनरी बन के पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे हो जो किसी दूसरे मुल्क का पर्पस सर्व करे और अपने लोगों की जानें यहाँ पे जाएं और उसका माशी नुकसान हो। लिहाजा पाकिस्तान, इतनी बड़ी पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले करे, लेकिन पाकिस्तान फैसले
अपना इंटरेस्ट सामने रख के करेगा, ना एक ब्लॉक और ना दूसरा ब्लॉक। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो माजी में बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि हमने अपना इंटरेस्ट छोड़ा और दूसरों की खिदमत गुजारी में किया और हासिल वसूल भी कुछ नहीं हुआ। नहीं तो इस मामले एक्चुअली यही स्टेटमेंट्स होते हैं ना। कल वजीर आजम अपनी स्पीच में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने किए, कहे कि इन द पास्ट हमारी पॉलिसी, मतलब ये कहने की जरूरत नहीं होती, इतना ही कहना काफी है कि आप किस ब्लॉक में हैं। मतलब तासुर तो आपको पता है कि ऐसा ही जा रहा है इस वक्त। नहीं, ये तासुर आप बिल्कुल इसको क्लियर करें। हमारे जो राइट विंग या लेफ्ट विंग या एक सुपर पावर दोनों से हम ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन एक मुल्क हमें दूसरे मुल्क के बारे में अब हम उससे डिक्टेशन नहीं लेंगे। हमने रशिया से क्या ताल्लुक रखना है, इससे हमें दूसरे ब्लॉक से पूछने की जरूरत नहीं है। और हमारे अमेरिका से पुराने मुआशी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उसमें भी बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन वो बेहतरी पाकिस्तान फर्स्ट पे होगी। पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा और फिर म्यूचुअल, दोनों ममालिक के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट रहता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमें भी आगे दीगर टॉपिक्स की तरफ बढ़ना है, आपको भी। आई एम श्योर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे सर। सो आई वंडर कि ऐसी सूरत हाल में वैसे हम कैसे अपनी न्यूट्रलिटी दुनिया को साबित करेंगे, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द, at the end of the day we are a part of a world. No, but also at the end of the day I like the fact that we have to make our decisions on our own interests, despite what the world might think. तो something that might have been working for us in the past is not working for us now. मेरी बात इस बात पे तो हमारे इंटरेस्ट, जैसे कि अगर अपनी एक्सपोर्ट्स जिस पे वजीर आजम कल बात कर रहे थे, हमारी आधी एक्सपोर्ट्स यूएस, यूरोप और जीसीसी ममालिक से होती है। हमारी रेमिटेंसेस यूएई और सऊदी अरेबिया से तो आती हैं, लेकिन जीसीसी और यूएस और यूके वगैरह से बहुत आती हैं। तो हमारे इंटरेस्ट उधर बहुत ज्यादा लाए करते हैं। एंड दे शुड नॉट चेंज। ऑल्दो हम अब्बासी साहब से तो पूछ रहे थे, लेकिन इतनी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी खान साहब ने नहीं दी कि जी वहाँ से अब हम कट ऑफ हो गए और हम इधर हो गए, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। तो लिहाजा बी असर्टिव एंड येट आप अपनी रखें जो आपकी ट्रेड चल रही है, एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ वर्किंग। और पाकिस्तान ये पहले नहीं करता था, अब ठीक है भाई, हमारे इंटरेस्ट हैं कुछ विच वर्क इन आवर फेवर, लेकिन साथ साथ आपके साथ काम भी चलता रहेगा। कुछ बातें बड़ी अच्छी भी थी स्पीच में, और वजीर आजम बहुत अच्छे भी लग रहे थे, इसलिए लेट अस नॉट फॉरगेट कि उनके कपड़े बड़े अच्छे थे। आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी कि वजीर आजम एक्चुअली लुक रियली नाइस। ही डज लुक नाइस। सो जहां तारीफ बनती है करनी चाहिए। हम ब्रेक ले रहे हैं वैसे। अच्छा, जल्दी से जरा क्रिकेट की बात कर लें। कामयाब इनेकाद में से बहुत ही जो प्रॉफिट्स कोट कर रहे हैं रमीज राजा साहब, वो तो अनबिलीवेबल हैं। अगर वाकई अगर सिर्फ ये इस सीजन के हैं या फिर इस साल के हैं या ओवर अ कोर्स ऑफ 2-3 इयर्स के हैं? नो, ये ही वाज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट वन, ही वाज नॉट, मतलब जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है एक्चुअली। सो हम पता है क्या, प्रॉब्ली अगले घंटे में हमारे पास राना आतिफ साहब होंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनाब टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड ने कल दूसरे दिन भी पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया और कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, इमामुल हक, फवाद आलम और दीगर खिलाड़ी 3 घंटों तक प्रैक्टिस करते रहे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ भी यहाँ पे मौजूद थे। और आज मुकम्मल टेस्ट स्क्वाड जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। बॉलिंग कोच जो हैं वो अपने वालिद की आखिरी रसूमात की वजह से रावलपिंडी टेस्ट में दस्तयाब नहीं होंगे। और साथ ही आपको एक और चीज़, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक तरफ तो होटल में ऑब्वियसली जो है वो जमकर ट्रेनिंग की है, वहीं पे वो तो ट्रेनिंग तो चल ही रही है ना, तो साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा कैफे भी खोल दिया मतलब कि वो बना लिया उन्होंने। They're helping themselves basically. They're making themselves comfortable भाई। तो ये ले जी, ये इन्होंने पूरा बनाया है कि किस तरह, ताकि वो रोज़ आके एक ज़रा जगह हो उनके पास गप्पे शप्पे लगाने की, मिल बैठ के बैठने की, और ऑब्वियसली अपना ये बबल भी तोड़ना नहीं चाहते होंगे। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ ए, वैसे आपको पता है ना होटल के कमरों में एक छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर तो बना ही होता है, तो उसको ज़रा उन्होंने डेवलप कर दिया है, लग ऐसा। हाँ, या फिर किसी एक कमरे में या किसी एक कॉरिडोर या एक हॉल में बेसिकली बना दिया है ताकि सब एक जगह बैठ सकें एटलीस्ट। नाम क्या रखा है इज माय क्वेश्चन कि इस कैफे का, और क्या हम जा सकते हैं? आइडिया आई गेस इसके। उस्मान ख्वाजा जनाब एक ज़बरदस्त अपने एम्बेसडर के तौर पर सामने आए हैं अपने वतन में, अपने जिस मुल्क में अब वो रहते हैं, जिस मुल्क के अब वो शहरी हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हुए। ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन और फॉर द बिगर कॉज उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत भी होने वाली है, और फिर भी ऐसे वक्त में वो पाकिस्तान में मौजूद हैं बिकॉज वो अपने कंट्री को भी सर्व करना चाहते हैं एज एन ऑस्ट्रेलिया, और अपने कंट्री पाकिस्तान को भी सर्व करना चाहते हैं। हाँ, मतलब ये तो 2 खुशियाँ होंगी उनके लिए। ओके जी, हम ब्रेक ले रहे हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर ट्वीट्स बाय द वे, कीप देम कमिंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्या हाल चाल? अच्छा जी, आपको पता है ना, लाहौर कलंदर चैंपियंस की बात करें तो बड़े बड़े इनामात और एजाज़ात तो उन्हें मिल गए, अब इनामात की बारिश भी हुई है। अच्छा, ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, एटलीस्ट मुझे तो होती है, जब ऑब्वियसली बड़ा अच्छा टूर्नामेंट गुजरा, बड़ा हमने एंजॉय किया, लेकिन फिर वो जो जीते उनको क्या मिला? आई डोंट नो क्या मिला ट्रॉफी के अलावा। ट्रॉफी के अलावा आपको बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ साल पहले लाहौर कलंदर वालों से एक ख्वाहिश का इजहार किया था, और वो ख्वाहिश उनकी सर्टनली है टूर्नामेंट जीतने के बाद पूरी करने का ऐलान भी हो गया। बताओ ना, गाड़ी, और कौन सी गाड़ी, उसकी क्या तफसील है, और क्या सब कुछ हुआ, और ये कैसे हुआ, और किस किस को कौन कौन सा फोन मिला, ये भी हम जानेंगे। सो राना आतिफ साहब हमारे साथ होंगे, उनसे सारी तफसील लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो हमने करनी है, पर्टिकुलरली ये पीका ऑर्डिनेंस वाले मामले पर, जिसका वज़ीर आज़म ने भी कल तस्करा किया, और ये कहा कि पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, सर्टनली हो रहे हैं, और ऐसे अफराद को यकीनन मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन पीका ऑर्डिनेंस का चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कोई कनेक्शन, वैसे हमें प्लीज रहनुमाई करें, आगाह करें, तो समझाएं। कनेक्शन डालना चाहें तो आप किसी चीज में भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई के मोहल्ले में ज्यादा तलाकें हो रही हैं तो पीका ऑर्डिनेंस इसलिए ला रहे हैं, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी और भी बड़ी चीजें बताई जा सकती हैं, बट इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 जो है उसमें किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, अब हमारी मोहतरम आर्म्ड फोर्सेस और अदालत के ऊपर अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो आप बगैर वारंट गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसका चाइल्ड पोर्नोग्राफी से क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवे, लेकिन अभी हुकूमत के पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात करें, जिस पर ऑपोजिशन, सहाफ़ती तंजीमें और वकला पहले से ही एहतजाज कर रहे हैं, और अब हुकूमती इत्तेहादी भी खुलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मामला अदालतों में भी चल रहा है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अब से कुछ देर पहले नोटिस भी जारी कर दिया है। दिस वाज द अपडेट लेटेस्ट, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने कल जो तकरीर की, लगता है कि उन्हें किसी ने सही तौर पर बताया नहीं है। हत्या के इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। सहाफती तंजीमें मुसलसल पीका के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, और हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब, इन्होंने भी, आपको याद होगा, वजीर आजम से खत के जरिए ये तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। अटॉर्नी जनरल पहले ही वजीर आजम से मुलाकात के बाद कह चुके हैं कि ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन कानून होगा, लेकिन कल वजीर आजम कौन से खिताब के दौरान पीका कानून का दिफा करते रहे, इनफैक्ट उसके हक में दलाइल देते रहे। इसके ऊपर थोड़ा शोर मचा हुआ है कि जी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, पीका लॉ, आप सबको ये बता दूँ कि ये 2016 में बना था। इस पर सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये क्लियर करना था कि इसका कोई आज़ादी सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है। जो अच्छे सहाफ़ी हैं वो खुश होंगे कि फ़ेक न्यूज़ ख़त्म हो, वो तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी होती है कि सही, और अच्छी सहाफ़त तो एक असासा है एक माशरे का। अच्छा, ये तो हम आपको रिमाइंडर देना चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म ने कल क्या बात की। वज़ीर आज़म कुछ भी कहें, लेकिन सहाफ़ियों और सियासी जमातों को खदशा है कि इस कानून का इस्तेमाल मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये बेसिकली, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका एक्ट के तहत शहरियों को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म भी दे चुकी है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर होने वाली खबर या गुफ्तगू भी काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर की जाएगी। चूँकि ये जो एप्स हैं ऑब्वियसली आम सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पीका कानून आम शहरियों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। हम अपनी बात तो इस वक्त छोड़ ही देना, हम सहाफ़ियों की बात नहीं करते, हम आम लोगों की बात करते हैं। आप जो लोग इस वक्त हमें घरों में, टीवी लाउंजेस में, ड्राइंग रूम्स में, दफातर में, फैक्ट्रियों में बैठकर सुन रहे हैं, आप किस तरह से इस कानून की जद में आते हैं, और किस तरह से आपका एक कमेंट आपको 6 महीने के लिए जेल भेजने के लिए काफ़ी है, और आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी, मतलब आपकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, और आपको कोई वारंट गिरफ्तारी
के साथ नहीं गिरफ्तार करने आएगा, बगैर उसके ही पकड़ के ले जाएंगे। ऑलरेडी इतनी टेंशन्स हैं और आपको पता है कि कानून तक ना लोगों की रसाई बड़ी आसानी से होती है, और अगर हो भी जाए तो उसके बाद इंसाफ मिले ना मिले, दैट्स अनदर स्टोरी। उसमें एक और चीज़ ये डाल दो कि ये तो कहीं से भी आके इट कैन बाइट एनीबॉडी एक्चुअली। तो डायरेक्टर बोलो भी उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उसामा साहब बताइएगा कि पीका कवानीन में जो तरमीम की जा रही है उस पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी तो सख्त मोतरज़ हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन, हम सारिफ की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। तो बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया पर इजहार राय की आज़ादी पर इस ऑर्डिनेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें समझाइए ये आप। जी, इसमें सबसे ज़्यादा इजहार राय पे फ़र्क ये होगा कि अगर आप हुकूमत या उसके किसी इदारे पे तनकीद करते हैं तो कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा या कोई भी उनका जो है कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है सेक्शन 20 पीका के तहत। और जब आप पे कंप्लेन की जाए सेक्शन 20 के तहत, जो कि हत्या के इज्जत का एक क्लॉज है, डेफेमेशन का क्लॉज है, क्रिमिनल डेफेमेशन क्लॉज है, तो उस पे आपको अरेस्ट किया जाएगा। आपकी नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल इसका क्राइम है, तो यानी कि आपको ना तो बेल दी जाएगी, ना तो आपको का जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, तो आप अपॉलॉजी करके भी उसे नहीं निकल सकते। तो किसी तनकीद पर आपको इस पे अरेस्ट किया जा सकता है। इस पे ये कहते हैं कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन वो करें, लेकिन किस तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा कि कोई किसी की इंटेंशंस है फॉल्स न्यूज़ जो है फैलाने का? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये आता है कि जब मीडिया तनकीद करती है या कोई कमेंटेटर तनकीद करता है, कोई कारकुन तनकीद करता है हुकूमत पे या रियासत पे, तो उनको इस सेक्शन के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। और ये पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए स्पेसिफिकली जो है ये तरमीम लाई गई है। तो इसमें जो जमहूरी एक अकाउंटेबिलिटी का एक पहलू होता है, उस पे ये एक बहुत बड़ा अटैक है। सो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर पे भी तनकीद नहीं कर सकते, वजीर आजम, वज़रा, एनीबॉडी। बेसिकली जेन्युइन जब आपने करनी होगी तो उसको लिए भी आपको कोई और प्लेटफॉर्म ही ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ये आप नहीं कर सकते। उसामा, साथ ही आप ये भी बताएं कि हुकूमत का कहना है कि दुनिया भर में इसी नौइयत के कानून है, तो ये वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट द ओनली वंस, किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। तो क्या दुनिया भर में इसी तरह की पाबंदियां हैं? ऐसा कोई और मॉडल कहीं मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिमिनल डेफेमेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में डेफेमेशन लॉ डीक्रिमिनलाइज हो रहा है, यानी कि एक सिविल इशू बन रहा है, क्राइम जो है इसको नहीं कहा जाता। और इवन युगांडा और इस तरह के कुछ मुल्क हैं, वहाँ भी डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, श्रीलंका में भी डीक्रिमिनलाइज हो रहा है। तो दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी सतह पे जो इंसानी हकूक़ के कवानीन हैं उनके तहत डेफेमेशन जो है उसको क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। आपको किसी बात करने पे या तनकीद करने पे जेल नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे सिविल सूट होता है जिसमें फ़ाइन होता है, और उसमें आप जब अपॉलॉजी कर देते हैं तो केस बंद हो जाता है। लेकिन इसका मेरे ख्याल से मकसद यही है कि हुकूमत या रियासत पे तनकीद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो जमहूरी निज़ाम है वो ख़त्म हो जाए, और आपको एक मार्शल लॉ की तरह जो है एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड उसामा कि पूरी दुनिया में जहां ये क्रिमिनल जुमरे में आता भी था, फौजदारी मुकदमा बनता भी था, वहां भी उसे रिवर्स किया जा रहा है, वहां भी इसको अब डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और साथ फुटनोट इसीलिए लोगों को ये भी कहा जाए, जब आपको कोई ब्लैंकेट इंफॉर्मेशन मिले ना कि जी पूरी दुनिया में इस तरह होता है तो हम भी कर लें, ऐसा नहीं होता। चेक करें आप पूरी दुनिया में होता है या वैसे ही कहा जा रहा है, ओनली टू मेक इट एक्सेप्टेबल। अच्छा उसामा, लास्टली अब हुकूमत की नीयत पर भी बहुत शक किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत का सर्टनली एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और पर्सनल जहाँ भी कोई बात होती है वहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। अब किसी हद तक ये ठीक भी है, सोशल मीडिया पर हर किसी को हर बात करने की इजाज़त होनी भी नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली लोगों की इज़्ज़त नहीं उछलनी चाहिए और लोगों के बेडरूम और घरों के मामलात नहीं डिस्कस होने चाहिए। देयर इज़ नो दूसरी राय अबाउट इट। तो हुकूमत ये हुदूद कायम ना करे तो भी सर्टनली लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। क्या इसका और रास्ता हो सकता है? देखिए, आपके जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें डेफेमेशन हत्या के इज्जत के क्लॉज मौजूद हैं, सिविल डेफेमेशन कानून में भी मौजूद है, और पीका के भी सेक्शन 20 में मौजूद था। लेकिन इसको और
बदतर बनाया जा रहा है ताकि एकदम से किसी को आप अरेस्ट कर दें। मोहसिन बेग साहब के केस में आपने यही देखा कि उनके घर पे प्लेन क्लोथ्स में लोग अंदर चले गए, फिर उनको अरेस्ट किया गया और उनको कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया और उनके घर पे एफआईए वाले पहुंच गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है कि ये इलीगल तौर पे किया जा रहा है, तो एफआईए को हुकूमत जो है अपनी कोई गुंडागर्दी जो है उसके जरिए करती जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके अलावा जी जब इज्जत उछाली जाती है और काफी कानून इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सिविल डेफेमेशन लॉ सबसे बेहतर इसके लिए एक एवेन्यू है और जिसमें केसेस पाकिस्तान में किए भी जाते हैं और बहुत होते जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए सेक्शन 20 जो है खत्म करे पीका में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सामा जी। डेफिनेटली केस इन पॉइंट मोहसिन बेग के सिचुएशन में नज़र सामने ही आ गया था। अभी हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक वी आर गोइंग टू टॉक क्रिकेट और सी यू इन अ व्हाइल। मॉर्निंग। भाई पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन लाहौर कलंदर ने जीती। आप इनका जर्नी आप देखिए ज़रा, आप इनके जर्नी पे नज़र दौड़ाइए तो आपको ज़िंदगी के लिए भी मोटिवेशन मिल सकती है। मतलब मजाक उड़ाया गया, मीम्स बने, ताने दिए गए, क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन लिटरली बिकॉज वी नो देयर मैनेजमेंट अप एंड क्लोज, तो जब भी हम इनसे पर्सनली भी बात करते थे, समीन भाई हो गए, राना आतिफ साहब हो गए, इवन फवाद साहब, किसी से भी बात करते थे तो वो कहते थे नहीं हम जीत जाएंगे। और उनको इतना यकीन था कि कभी कभी हमें वियर्ड लगना शुरू हो जाता था कि इतना यकीन कैसे है आपको अपनी टीम के ऊपर। इतने पुरज़म, इतने कॉन्फिडेंट हैं और जिसको कोई फर्क ना पड़े, चलो इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वील ट्राई अगेन। इतने अच्छे ह्यूमर और इतने अच्छे टेम्परामेंट में इन्होंने पिछले 7 साल गुजारे हैं कि दिस वाज अ वेल डिजर्व्ड विन। और ख़ास तौर पे फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट आपको पता है मुल्तान सुल्तान 2 ही हारी 2 मैचेस और दोनों वो और मैं कहता हूँ अच्छा ही है, मतलब फाइनल लाहौर में हुआ, लाहौर फाइनल में पहुंची और फुल स्टेडियम के सामने लाहौर माशाल्लाह जीती। तो हम राना आतिफ साहब से पूछ लेते हैं, सीईओ हैं लाहौर कलंदर्स के। बहुत शुक्रिया राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। हम आपसे लिटरली आपके सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। यू स्टार्टेड ऑफ यू नो हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार, 5वीं हार, 6ठी हार, और उस दौरान भी परफॉर्मेंस मतलब बॉटम में ही होती थी टीम। और मगर फिर भी आप लोगों को जब भी देखते थे, आपसे जब भी बात करते थे, यू ऑलवेज होपफुल। और इस दौरान आपने पाकिस्तान क्रिकेट की जो खिदमत की, उसके लिए जो टैलेंट प्रोड्यूस किया, उसके लिए भी हैट्स ऑफ। तो ये कभी कभी दिल बर्दाश्ता भी होते थे आपके, नहीं होते थे? थैंक यू अब्दुल्ला। नहीं, कभी नहीं होते थे, बिकॉज उसकी वजह ये थी कि हमने ये टीम एक पर्पस के लिए ली थी और पर्पस ये था कि पाकिस्तानी नौजवानों को, यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और जो बेआबाद मैदान थे उनको आबाद करना। तो ये हमारा बिगर पिक्चर थी। डेफिनेटली ट्रॉफी भी जीतना थी, बट मेन मकसद ये था और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए। आपने देखा कि जिस तरह शहीन शाह अफरीदी आए, हारिस रऊफ आए, फखर जमान आए और एक लंबी लिस्ट है जो पाइपलाइन में भी है। सो उसके बाद फिर लोगों ने हमें इतनी बैशिंग की कि यार आप लोग तो टूर्नामेंट के लिए खेलते नहीं हो, आप तो खेल तमाशे करते हो, सिर्फ टूर्नामेंट के बाहर सब कुछ करते हो। सो हमेशा से ये बिलीव था कि प्रोसेस पे यकीन करना है। जब प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो फिर हमें कोई हरा नहीं पाएगा। सो आपने देखा कि हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया, यॉर्कशायर से किया, साउथ अफ्रीका से भी हमारा हो गया। सो उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आया। सो हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया और बिलीव रखा कि पाकिस्तानी यूथ जो है ना वो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। और आपने देखा कि जब शहीन शाह अफरीदी हमारे कैप्टन बने, सो उन्होंने हमें वो खुशियां दी जो पिछले 7 साल और उस पे भी, उस डिसीजन पे भी बड़ी तनकीद हुई थी, आपको पता है? उस डिसीजन पे भी तनकीद हुई थी। और फर्स्ट टाइम वो कप्तानी कर रहे हैं और वेयर एज इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बहुत कुछ कहा गया था राना साहब। लेकिन अगेन हम आपसे पूछना यही चाहते हैं कि वाइल इतना स्ट्रगल कर रहा था लाहौर कलंदर्स यू नो टूर्नामेंट्स में, साइड बाय साइड आप लोग इतना कुछ कर रहे थे, जिस तरह आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी चल रहा है और फिर पूरे मुल्क में एक्चुअली फिजिकली जाके आपने स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर्स जो हैं वो ढूंढे हैं। ये ज़्यादा इनरिचिंग तरीका है? आई मीन अब तो हम असेस करना स्टार्ट हो गए, इतने कंपेरिजन हमारे सामने कि सिंगल फोकस ऑन विनिंग द टूर्नामेंट या फिर मल्टी प्रोंग्ड फोकस, जिस तरह आप लोगों ने तो हर चीज़ की और फाइनली ट्रॉफी भी मिल गई।
देखिए स्ट्रगल नहीं कर रहे थे हुमा, बिल्ड कर रहे थे। ब्रांड बिल्ड करना जो है ना एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। जब पहले दिन हम आए थे इस प्रोसेस में, इस टूर्नामेंट में फ्रेंचाइज हमने जब उठाई थी, तो एक बात सोची थी कि लाहौर कलंदर को क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाना है। सो आपने देखा कि जिस तरह लाहौरियों ने प्यार किया, पूरे पाकिस्तानियों ने प्यार किया। मैं कहता हूँ 5 साल से लेके तो 60 साल की उम्र तक के जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, वो तक वो दुआएं मांग रहे थे। मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया कि मैंने तेरे लिए बहुत दुआ की। मैंने कहा पूरा पाकिस्तान इस वक्त लाहौर कलंदर के लिए दुआ कर रहा है। सो आप ये ब्रांड बिल्डिंग की बात थी और ये आइसिंग ऑन द केक थी ट्रॉफी कि जब हम लाहौर में खेले, और शुरू दिन से हम एक बात करते हैं कि जब टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, प्रोसेस का तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा, टूर्नामेंट कंटिन्यू रहेगा। सो लाहौर में खेलेगा तो लाहौर को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, आपका बेहतरीन मोमेंट कौन सा रहा इस पूरे टूर्नामेंट पे? वैसे हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आपने सबसे ज्यादा किस लम्हे को एंजॉय किया ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट पर्टिकुलरली? कोई विकेट, कोई छक्का, कोई जीत? मैंने नहीं अब्दुल्ला, मैंने लाहौरियों की खुशी को एंजॉय किया। एक फेस्टिवल था, यकीन करें आपने जश्न क्रिकेट जियो पे होता है, मैंने जश्न क्रिकेट ग्राउंड में कर दिया और लाहौर ने जिस तरह इसको सेलिब्रेट किया ना, आपकी सोच अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम। अच्छा, हम जो आपस में ये बात कर रहे थे कि मैंने कहा ये सीजन जो था ना लाहौर में बसंत का सीजन होता था और बड़ी खुशी होती थी ओवरऑल हमारे बचपन में, लेकिन वो खुशी दोबारा हमने लाहौर में इस दफा देखी। देखिए आप जश्न बहारा से पहले जश्न क्रिकेट करवा दी हमने वहां, और आप सोचिए कि 4-5 जो मैच थे वो हाउसफुल थे। और डेविड वीजे ने कहा कि मैंने इतने साल क्रिकेट खेली है बट मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का क्राउड नहीं देखा। और एक दूसरी टीम के कप्तान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि यार हमें इस तरह लग रहा है कि हम इंडिया है और ये लाहौर कलंदर पाकिस्तान है और हम इनसे खेल रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू लाहौरी सर, उन्होंने इस लीग को 4 चांद लगा। अच्छा, तो फिर वो लोग राना साहब जरा आपको पता है ओवर द इयर्स मतलब एक जोक ही बन गया था साथ साथ लाहौर कलंदर के, जो कि कभी कभार फनी भी लगता था, मोस्टली फनी नहीं लगता था। लोगों ने बड़ा बेचारा करके भी कहा, अब तो खैर वो मीम्स बन रहे हैं। कोई जवाब देना चाहेंगे आपके फॉर पीपल हु डिड नॉट बिलीव, या फिर एक तो होता है बिलीव ना करना, एक बड़ा ओपनली उसके अगेंस्ट, एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। तो ये मजाक उड़ाया भी जा रहा था, क्या कहेंगे? देखिए मैं मजाक करता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं। बात यह है कि इंसान सारी टीमें जो है ना वो अच्छी टीमें होती है, किसी को भी बुरा वक्त आ सकता है, बट इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इंसान को सर्टनली बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ज़रा हम उसके बाद बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, तो हम ज़रा जानना चाहते हैं, माशाल्लाह इतना खुश किया है लड़कों ने और सर्टनली लाहौरियों को तो खुश किया ही है। आप लोगों की बड़ी मेहनत है, पर्सनल मेहनत है इसके पीछे, आप लोग भी बड़े खुश हुए हैं। तो शाहीन ने कब ये गाड़ी वाड़ी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसको हमने देखा ही, वो ख्वाहिश भी पूरी हुई, फिर नए अपग्रेडेड टेलीफोन भी सबको मिल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? वेरी इंट्रिग्ड होती हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये हमारे हीरोज हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और ये पाकिस्तान के हीरोज हैं, लाहौर कलंदर के तो बाद में है। सो 2-3 साल से मेरे पास एक गाड़ी थी रीवो। सो शाहीन जब भी आते हैं लाहौर तो वो गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे कहते होते थे कि यार मुझे दे दे। तो मैंने कहता था यार वो मेरे बेटे को मुझे पसंद है, तो अगर मैंने तुझे दे दी तो वो मुझे मारेगा। तो उसके ऊपर फिर हम जीत के ऊपर डेफिनेटली समीन राना ने ये ऐलान किया कि हम आपको वो जो गाड़ी है वो हम आपको गिफ्ट करेंगे। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है अब्दुल्ला कि ये प्लेयर्स की मेहनत है। मैं हमेशा शाहीन को ये कहता हूँ कि जीत तेरी है, हार मेरी है। अब आपने जो रोप के अंदर जो प्लेयर्स ने कर दिया ना, मैं कहता हूँ मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी टीम जो है वो इस पैशन के साथ लड़ती हो, फॉरगेट अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट, बट जो इस पैशन के साथ लड़ती हो जिस तरह शाहीन की क़यादत में लाहौर कलंदर लड़ती, तो उसके बाद तो उनके लिए जान भी हाजिर है। एक्चुअली वो ये टीम में जब टीम खेलती थी और ग्राउंड में आती थी तो उनके टेम्परामेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये नजर आ रहा था कि हम हारे या जीते, एंड बाय द वे जीत ही रहे थे बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल लेटर ऑन। लेकिन वो फिक्र जो थी, वो टेंशन, वरी, वो उनमें नजर नहीं आ रही थी जो कुछ और टीमों में हमने एक्चुअली देखी थी, और लगता था कि पीछे ही से लड़के आ रहे हैं या मैनेजमेंट से नहीं बन रही। बट वी सॉ नथिंग ऑफ दैट with Lahore Qalandars, as if
सिर्फ कि भाई उनका पैग ये नहीं है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बस हमने एक अच्छी गेम खेलनी है। अच्छा, अब इस सारी जीत में, सारे प्रोसेस में आपको, हमें पता है कि फवाद साहब जो है जरा डिस्टेंट हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को जरा फासला कर लिया है क्रिकेट से, लेकिन उनका रिएक्शन तो बताएं, उनकी खुशी भी बताएं ना। आपको पता है ये लोग फिर उन्हें कभी डिसएसोसिएट नहीं कर सकते, उन्हें कभी लाहौर कलंदर से रिलीज कर देते उनकी, हमें इतना दिल चाह रहा था कि वो कितने खुश हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल डिसएसोसिएट नहीं हम कह रहे, वो बड़े भाई है हमारे। और देखिए, आपको ट्रॉफी चाहिए थी ना, हमने आपको ट्रॉफी ला दी, अब और बताएं और क्या चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं हमें कि रमीज राजा साहब का एक स्टेटमेंट है जिसमें बड़ी तारीफ भी बनती है, लोग थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी कर रहे हैं कि 71% प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ ओवरऑल पीएसएल में इस दफ़ा, और उनके मुताबिक हर फ्रेंचाइज ने 90 करोड़ रुपए बनाए हैं, विच इज़ सर्टनली ग्रेट। लेकिन ये 90 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर सीजन बनाए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स बनाए हैं, ये क्या, इसकी कोई डाइसेक्ट हमें कर सकते हैं हमारे लिए सर आप? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो अभी तक सामने नहीं आया था। आप देखें कि फ्रेंचाइज जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं, बट जो कैटेगरी पार्टनर्स थे और जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर थे और जो ब्रॉडकास्ट थे, वो उस तरह उसको मैच नहीं कर पाए थे। तो पहली दफा हुआ कि उन्होंने सलमान नसीर को, जिनको मैं लव कहता हूँ, उनको उन्होंने इंचार्ज बनाया इस कमेटी का, और समीम राना जो है वो एज ए फ्रेंचाइज जो है रिप्रेजेंटेटिव वो इसके अंदर आए। सो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट गोज टू सलमान नसीर कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इस लीग को 4 चांद लगा दिया और इसका ट्रू पोटेंशियल जो है वो सामने लेके आए। सो 90 करोड़ तो थोड़ा है अब्दुल्ला, ये 200 करोड़ भी होगा। इंशाल्लाह होगा सर, इंशाल्लाह होगा, बट दिस 90 करोड़ इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सीजन ओनली, ये हमें क्लैरिटी चाहिए थी, ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही। चलें, वंडरफुल, वंस अगेन आपको बहुत मुबारक हो और कीप प्रोड्यूसिंग द ग्रेट टैलेंट दैट यू हैव डन सो फार फॉर। जी अब्दुल्ला एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। प्लीज। ये ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड जियो के बगैर कभी ना बनता। सो जियो ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, सैल्यूट टू जियो। सर, लाहौर कलंदर इज जियो, जियो इज लाहौर कलंदर, तो आपको पता ही है ये तो रिश्ता है हमारा बड़ा पुराना। और हमारे घरों में तो टेंशन थी कि जैसे क्या मतलब लाहौर कलंदर, बिल्कुल वो वाली टेंशन थी जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक आतिफ साहब फॉर जॉइनिंग अस। एंड मज़ा आता है ना कि किसी की खुशी में आप भी खुश हो और मिलें, बातें करें। अच्छा, आकिब जावेद से भी हमने उनसे बात करनी है, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि जिस तरह टीम ने उनको ट्रिब्यूट दिया ना, वो वीडियो आपने देखी होगी होटल में जब वो गए, हम दिखा भी देंगे आपको इन केस अगर आपने नहीं देखी। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। भाई आकिब जावेद साहब को भी बड़ा जबरदस्त ट्रिब्यूट दिया, और सोचिए उनकी इतनी मेहनत और कोविड पॉजिटिव आ गए वो, और स्टेडियम भी नहीं जा सके, स्टक इन द रूम, लेकिन उसके बाद सारी टीम उनके पास पहुंची और यहाँ 6 फुट का फासला बरकरार रखते हुए 4.5 टाइप का फासला, नहीं ये तो चलो 0 हो गया, 3 फुट, बट यू नो यहाँ पे 2.5 फुट ठीक है। आपको पता ही है, आपको पता ही है कि अब ये भी बात साबित हो गई है कि as such unless and until somebody is coughing or sneezing वो नहीं फैलता कोरोना, मतलब बात करने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड ऑल्सो अच्छी बात ये लगी जब इन्होंने आके जावेद को ट्रॉफी दे दी, तो फिर दे ही दी कि आप ही रख लें, क्योंकि वापस लेते तो थोड़ी सी कंटेमिनेशन हो सकती थी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं, आई होप ही इज डूइंग वेल, डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर। आकिब भाई, आई होप आपकी तबीयत बेहतर है। आप बताइएगा, लाहौर कलंदर को 7 साल लग गए इस टाइटल तक पहुंचने में, फैंस को भी बार बार ये बताया जाता रहा कि टीम बिल्डिंग हो रही है, इसके नताइज मिलेंगे, लेकिन मुबारक हो, मिल गया नतीजा। किस किस का क्रेडिट आप देखते हैं इस सारे जर्नी, इस सारी मेहनत में? देखिए, क्रेडिट तो जाता है शहनशाह अफरीदी को कि हमने बड़े कप्तान लाए बनाए, लेकिन वो काम ना कर सके जो शहनशाह अफरीदी ने 21 साल की उम्र में पहले ही सीजन में कर दिया। और जो शाहीन की टीम है, उनमें देखें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई हैं। फखर जमान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, उसके बाद राशिद खान है, हारिस राउफ है, डेविड जीजा है, और जिस तरह से फाइनल में हफीज ने खेला एक मैच्योर इनिंग, तो क्रेडिट गोज टू टीम एंड स्पेशली टू शाहीन।
जैसे वाकई ये तो आपने सही कहा कि बड़े आप लोगों ने लोग ट्राई किए, लेकिन यही एक क्लिक एक हुआ विच इज़ गुड फॉर यू। अच्छा, साथ ये बताएं कि लाहौर ने ये टाइटल लाहौर में ही जीता और क्या ज़बरदस्त क्राउड था। और हमें पता है कि आप तो स्टेडियम नहीं जा सके, जस्ट लाइक अस, हम भी नहीं जा सके, लेकिन ऑब्वियसली नज़र तो आ ही रहा था कि क्राउड की कितनी बड़ी सपोर्ट थी आपके साथ। तो पूछना हम ये चाहते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है बतौर होम टीम इस एडवांटेज का? देखिए, हमारी यही ख्वाब था कि लाहौर जब भी जीते वो लाहौरियों के सामने वो क्राउड, उनका प्यार, उसकी मोहब्बत, उनका जोश, तो ड्रीम कम्स ट्रू। जो एक ख्वाब हमने सोचा था कि लाहौर जीतेगा तो फिर गद्दाफी स्टेडियम में खेल के जीतेगा। तो थैंक्स टू ऑल द फैंस, इनको हमने तकलीफें बड़ी पहुंचाई है, कितने साल वो बेचारे दुआएं मांगते रहे। लेकिन आई थिंक कि जब खुदा जो सोचता है या आपके लिए प्लान करता है, दैट इज द बेस्ट। अच्छा, क्या ये अच्छी बात है। अच्छा आकिब भाई, अब ये बताइए कि हर सीजन में कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जो सबको इम्प्रेस कर देता है, और इस बार ज़मान खान आए, छा गए। फास्ट ट्रैक करना चाहिए उन्हें, टीम में होना चाहिए, या आप समझते हैं अभी थोड़ा सा और उन्हें ग्रूम होने की ज़रूरत है, अभी 1-8 साल उन्हें देना चाहिए? देखिए, ज़मान खान एक स्पेशल टैलेंट है। जिस तरह शाहीन हमारे पास आए थे, उसी तरह से ज़मान भी आए हैं। और मुझे इन ज़मान खान का भी जो सफ़र है वो शहनशाह अफरीदी टाइप ही लगता है कि किसी भी प्लेयर का आना और पहले ही सीजन में 2 मैन ऑफ मैच लेना और हर मैच के अंदर अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो डालना। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपने देखना ये है कि यंग एज है, तेज बॉलिंग करते हैं और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। किसी भी मौके के ऊपर आप उनको बॉलिंग दें, जैसे कि लास्ट ओवर्स में भी हमने उनको बॉलिंग की, उन्होंने मैच जितवाए। सो आई थिंक इट्स वेरी मैच्योर। और जैसे ही अभी पाकिस्तान को मौका मिलता है तो उसको ज़रूर लेकर आए, क्योंकि जितने भी बॉलर मैंने और देखे हैं यंग, ये बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है सबसे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू एंड गेट वेल सून। आज गालिबन इनके दोबारा टेस्ट होने, तो आई होप he would have recovered so that he can be a part of the celebrations ना। कितनी वैसे बड़ी सैड बात है कि मतलब फाइनली आप उस मौके पे पहुंच जाएं और उसके बाद आपको जरा अपने आप को कन्फाइन भी रखना हो, बट दैट इज कोविड फॉर यू। अच्छा जी, ये सब कुछ तो हो गया। अच्छा, आपको पता है ना कल पीएम की वो कल पेपर लीक हुआ था, एक पीएम साहब की तकरीर। बहुत ऐसे बुरा लगता है कि जब आपने कुछ भर के चीजें रखी हो कि मैं ही बात करूंगा, मैं ही बात करूंगा, और उससे पहले जाके कोई कर दे। टू बी ऑनेस्ट, हाउ बैड। आग लग जाती है बंदे को, मतलब आग लगने वाली बात भी है। और अगर आप ही का टीम मेंबर हो और ये कर जाए, और कल यही हुआ कि सारे एपिसोड में ऑब्वियसली वजीर आजम ने जब कौम से खिताब किया तो बात तो हो रही थी कि ये पेट्रोल की प्राइस भी होगी कम, लेकिन सारी तफसील बता दी परवेज खटक साहब ने। He did and he मतलब पॉइंट वाइज उन्होंने बता दी चीजें। और मुझे अगर मैं खान साहब होती तो मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। उन्हें भी चढ़ा है। You took my steam, मतलब ये बातें उन्हें बहुत तब चढ़ी है भाई। अच्छा सुन तो लें क्या कहा। इंशाल्लाह सबा वज़ीर आज़म तकरीर कई अगे के सरूर चीज़ों जो चीज़ा जे सबा में इंशाल्लाह तासो पेट्रोल 10 रुपए अर्जान छी, बिजली में इंशाल्लाह 500 रुपए यूनिट तासो सबा ऐलान छी 500 रुपए। तो मतलब जो बात वजीर आजम ने अनाउंस करनी थी, जिस पे वजीर आजम के लिए तालियां बजनी थी, खटक साहब को इंतजार नहीं हुआ। मैसेज है वजीर आजम के लिए। कभी कभार मैंने भी यहाँ कोई बात करनी होती है और अब्दुल्ला से मैं शेयर कर लूँ ना, तो मुझे बहुत डर होता है कि अब्दुल्ला पहले आके कर देगा, तो नहीं करती जो कि किया हुआ है। तो अब मैं नहीं करती। तो अब आप ना बताया करें, ना बताएं, छुपा लें अपने काम। लेकिन सी यू टुमारो।